नमस्कार, मैं वर्तिका सिंह और आप देख रहे हैं क्लाउड टाइम्स ब्रेकिंग न्यूज की खास खबर। अब खबरें विस्तार से। इस वक्त हमारे साथ हैं सीएट इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट वाराणसी के चेयरमैन और यूपी सरकार के पूर्व मंत्री बीरेंद्र सिंह। आइए जानते हैं, कोरोना कहर के बाद हुए अनलॉक में कोरोना संक्रमित मरीजों के बढ़ने से स्थिति काफ़ी भयावह होती जा रही है। ऐसे में आपके यहाँ पढ़ने वाले विद्यार्थियों का भविष्य क्या है? देखिए, ये तो पूरे विश्व में कोरोना का पेंडेमिक है और इससे सबको मिलकर के लड़ने की आवश्यकता है। जहाँ तक हमारे इंजीनियरिंग कॉलेज का सवाल है, हमारा इंजीनियरिंग कॉलेज एक चैरिटेबल ट्रस्ट चलाता है और हमेशा बिना हानि लाभ के हमारी संस्था काम करती है। तो ऐसे में सरकार को भी चाहिए कि वो संस्थाएं जो बच्चों के हित के लिए काम कर रही हैं उनके बारे में भी सोचे और सोच करके कुछ ऐसा निर्णय करे जिससे वो कॉलेज संस्थाएं जो है वो संचालित हो सकें। आधुनिक समय में जहाँ पर फिजिकली तौर पे बच्चे कॉलेज में बैठ करके वो पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, तो हम सब नई टेक्नोलॉजी के तहत हम ऑनलाइन पढ़ाई कराने की कोशिश कर रहे हैं। अभी तो सारे यूनिवर्सिटी के कोर्सेज ख़त्म हो गए हैं, केवल हम लोग वेट कर रहे हैं कि यूनिवर्सिटी का डायरेक्शन क्या आता है। कभी सरकारें कहती हैं कि हम फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर के थर्ड सेमेस्टर तक के बच्चों को हम उनके पुराने जो है मार्क्स के आधार पर हम उनको पास आउट कर देंगे, तो उसका इंतज़ार कर रहे हैं। या ऑनलाइन परीक्षा लेती है जो है यूनिवर्सिटी। तो ये गवर्नमेंट का डिसीजन है और हम सब उस गवर्नमेंट के डिसीजन का इंतज़ार भी कर रहे हैं। स्कूल और कॉलेज का सवाल है, हम पूरी तरीके से तैयार हैं और कोई भी संस्था, कोई भी स्कूल जब तक परिस्थितियों के साथ अपने आप को बदलेगी नहीं, आपके पढ़ाई के तरीके को नहीं बदलेगी और आप उस स्टूडेंट को इस तरीके से नहीं तैयार करेंगे कि वो विशेष परिस्थिति में मुकाबला कर सके, तब तक वो सफलता हासिल नहीं कर पाएगी। चेयरमैन साहब, इस सत्र में एडमिशन की क्या पोजीशन है? अगर फीस की बात करें तो किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? देखिए, हम एक अभिभावक के तरीके से देखें तो मुझे इस बात को कहने में कतई संकोच नहीं है कि आज का अभिभावक बहुत परेशान है। उसके रोज़गार भी बंद हो गए हैं, आमदनी के जो साधन है वो भी कम हो गए हैं। तो हम इसको समझ रहे हैं, हम उन सारे अभिभावकों के साथ खड़े हैं, लेकिन हमारी भी कुछ ज़रूरतें हैं, हमारी भी कुछ सीमाएं हैं। क्योंकि हमारा जो फिक्स चार्ज है बिजली का वो गवर्नमेंट माफ़ नहीं कर रही है। जो बसेज हैं जिनको हमने बैंक से ले रखे हैं उनकी EMI हमको देनी ही देनी है। ड्राइवर है, सफाई कर्मी है, सुरक्षा कर्मी है, स्टाफ है, जो हमारे शिक्षण संस्था से जुड़े हुए जो अध्यापक और अध्यापिकाएँ हैं, उन सबको हमको सैलरी देनी है क्योंकि उनके भी कुछ खर्चे हैं, उन्हें भी परिवार चलाना है। इन सारे मानवीय दृष्टिकोण को देखते हुए हम सब इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि कुछ अभिभावक हमें कोऑपरेट करें, कुछ सरकारें कोऑपरेट करें और कुछ हम कोऑपरेट करके इस व्यवस्था के साथ लड़ सकें और पार पा सकें। ऐसी कोशिश हमारी जारी है। मंत्री जी, बनारस के नंबर 1 इंजीनियरिंग कॉलेज की बात की जाए तो आप स्वयं को कहाँ पाते हैं और क्यों? आप किसी कॉलेज को कहेंगे तो कभी अपने आप को नंबर 2 नहीं कहेगा, लेकिन हम गर्व के साथ कहते हैं कि हमें 12 साल हो गए इंजीनियरिंग कॉलेज को चलाते हुए। सबसे पहले चीज़ कि कोई ऐसी घटना हमारे कॉलेज में आपको नहीं मिली होगी, चाहे वो बच्चों की सुरक्षा को लेकर के हो, चाहे बच्चों के डिसिप्लिन को लेकर के हो, चाहे बच्चों के फीस से संबंधित कोई शिकायत रही हो, चाहे बच्चों के
जो है अभिभावकों ने कोई शिकायत की है कि हमारे बच्चों के साथ जो है कि कोई अव्यवहारिक बात हुई हो, तो हमारा जनसेवा उद्देश्य है, हमारा पैसा कमाना उद्देश्य नहीं है। इसीलिए हमारी संस्था चैरिटेबल ट्रस्ट है। हमारी संस्था, आपको बता दूं कि जब एक गवर्नमेंट की स्कीम है कि जो फीस रीइंबर्समेंट का, जो बच्चे आर्थिक रूप से कमज़ोर होते हैं तो गवर्नमेंट उनका फीस वापस करती है, लेकिन बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो किसी कारण से त्रुटिवश या उनके फार्म भरने में या लापरवाही के कारण अगर वो उनका फीस रीइंबर्समेंट नहीं होता है, वापस नहीं होता है, तो उनके सामने बड़ी कठिन परिस्थिति होती है। तो हमारा ट्रस्ट जो है उनको 1 लाख रुपया स्कॉलरशिप देती है ताकि वो अपनी फ़ीस भर सकें और भर करके अपनी पढ़ाई को जारी रख सकें, और इस तरीके से उनको हम एजुकेट करें ताकि हमारे बच्चे देश में और विदेश में जा कर के वो नाम रोशन करें और हमारे कॉलेज का भी नाम रोशन करें। मंत्री जी, आपका विद्यालय जो है ये पूर्वांचल में स्थित है और आपके यहाँ पढ़ने वाले विद्यार्थी पूर्वांचल, बिहार, इसी आसपास के बच्चे अधिकांश होते होंगे। जब इनकी तुलना नोएडा के या बाहर के विश्वविद्यालय से, इंजीनियरिंग कॉलेजों से की जाए तो उनके सामने जब इंटरव्यू का समय आता है तो वो इतने स्किल्ड नहीं होते जैसा उन सारे बच्चों का होता है जो बेंगलोर में पढ़ रहे हैं। तो उनसे कंपटीशन करने के लिए आप लोग किस तरह की तैयारी करते हैं अपने यहाँ? हम इस बात से सहमत हैं कि बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो इंटरमीडिएट तक अपने गार्जियन के गार्जियनशिप में रहते हैं। उनकी एक चाहत होती है कि हमको फ्री माहौल मिले, वो फ्रीडम चाहते हैं, इसलिए अपने अभिभावक को तरह तरह की बातें बता करके कि नहीं नोएडा में बहुत प्लेसमेंट है, नोएडा और गाज़ियाबाद में जाएंगे तो हमारी नौकरी जल्दी लग जाएगी, वो अपने बच्चों माने अभिभावकों को जो है गुमराह कर लेते हैं और फिर वहाँ जाते हैं। फिर 1 साल तक वो जिस तरीके की ज़िंदगी जीते हैं उसमें से 10% ऐसे बच्चे हैं जो सही लाइन पे रहते हैं और 90% ऐसे बच्चे हैं जो गुमराह हो जाते हैं। तो उस परिस्थिति में अभिभावक बहुत लाचार होता है। उसमें से कुछ बच्चे सुधर जाते हैं, ठीक है, हमारे अच्छा उतने स्टेटस के बच्चे नहीं आते हैं, लेकिन हम उन्हीं बच्चों को इस लायक रगड़ करके ठीक करते हैं कि वो उनके साथ कंपटीशन में बैठ सकें और उनको कंपीट कर सकें और कंपीट करके वो अपना स्थान पा सकें। हमारे यहाँ जो है पर्सनालिटी डेवलपमेंट का काम शुरू हो जाता है। हमारे यहाँ नई नई टेक्नोलॉजी, जिसको मैंने बताया कि कोर्स से ऊपर जा कर के, जैसे क्लाउड बेस शिक्षा, तो कंप्यूटर शिक्षा और वो क्या ऑटोमेशन पद्धति से शिक्षा और तमाम G++ और ये सारे जो एडवांस टेक्नोलॉजी है जिसकी ज़रूरत है फैक्ट्रियों को, उसकी शिक्षा और ट्रेनिंग हम देते हैं। जब यहाँ इंटरव्यू के लिए जब बाहरी कंपनियाँ आती हैं तो आश्चर्य करती हैं कि आप यहाँ पर इस तरीके की शिक्षा अपने बच्चों को दे रहे हैं, हम बहुत आश्चर्य हैं। इसलिए हमारे यहाँ प्लेसमेंट का स्तर बहुत अच्छा है और लोग हमारे यहाँ आकर के ले जाते हैं। देखिए हमारे यहाँ फार्मेसी देख लीजिए, हमारे इंजीनियरिंग कॉलेज देखिए, हम बहुत एडवर्टीजमेंट नहीं करते, हम बहुत ज़्यादा उसके लिए प्रयास नहीं करते, लेकिन हाँ वो यही बच्चे हमारे ब्रांड एम्बेसडर हैं जो हमारे यहाँ से पढ़ के निकले हैं। यही बच्चे जो हमारे यहाँ से प्लेसमेंट पाए हैं, अच्छी नौकरी कर रहे हैं, वो हमारे ब्रांड एम्बेसडर हैं। वो हमारा प्रचार करते हैं और हमारे यहाँ बच्चे भेजते हैं और हमारे यहाँ लगभग जो है कि 60% 70% सीटें जो है फुल हो जाती हैं। कोरोना की इस विकट परिस्थिति में आपके यहाँ पिछले वर्ष की तुलना में कितना प्रतिशत एडमिशन आया? नंबर 1। नंबर जो बेरोजगारी का आलम है कोरोना कहर के बाद, ऐसे में बच्चों का भविष्य क्या होने वाला है? देखिए, इससे आप सहमत होंगे कि अभी तो इंटरमीडिएट का रिजल्ट आया है, अभी बच्चे बाहर लॉकडाउन से बाहर नहीं आ रहे हैं। अभिभावकों की जो स्थिति है उससे आप भली बात परिचित हैं कि उनकी आर्थिक स्थिति क्या है। इन सारी परिस्थितियों को गौर करते हुए अभी एडमिशन का प्रोसेस शुरू हुआ है और करीब 100 एडमिशन हमारे यहाँ हो चुके हैं, लेकिन अभी मुझे आशा है कि पिछले वर्ष की तुलना में हमारे यहाँ एडमिशन हो जाएंगे। जो हमारे यहाँ बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं, हम उस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, उस तरीके की पढ़ाई को जारी रखते हैं जिससे वो
कंपटीशन के लिए तैयार हूँ और अगर कम ही वैकेंसी निकलेगी तो उस वैकेंसी में अपना हिस्सा वो लेने के लिए काबिल रहेंगे, इतना मुझे पूरा विश्वास है। सरकार ने हर सेक्टर को राहत पैकेज दिया है, तो आप वाराणसी के सांसद पीएम मोदी और सूबे के सीएम योगी से क्या अपेक्षा करते हैं? मैं इस देश के सबसे वीवीआईपी क्षेत्र में निवास करता हूँ। ये मेरा सौभाग्य है कि हमारा सांसद इस देश का प्रधानमंत्री है, लेकिन कहीं न कहीं तकलीफ भी इस बात की है कि ठीक है, बहुत सी बातें हैं देश हित में और बहुत सी बातें राजनीतिक भी हैं, लेकिन इतना अफसोस है कि इतना महत्वपूर्ण संसदीय क्षेत्र होने के बावजूद एक एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करने का कोई भी काम हमारे प्रधानमंत्री जी ने अपने संसदीय क्षेत्र में नहीं किया है। हम सबको अपेक्षा थी कि कहीं न कहीं वो, चाहे वो अमूल की फैक्ट्री हो, चाहे कोई इस तरीके की एरोनॉटिक की फैक्ट्री हो, चाहे वो रेलवे की फैक्ट्री हो, चाहे वो अन्य ऐसे आईटी सेक्टर हैं जिनकी फैक्ट्रियां यहाँ लाते, और तो कम से कम 10,000 20,000 ऐसे नौजवान बच्चे हैं जो प्रधानमंत्री जी से अपेक्षा रखते हैं, उनको यहाँ नौकरी जनरेट होती, और जब नौकरी जनरेट होती तो उनको रोज़गार मिलता। जैसे DLW है, 10,000 लोगों के लिए एम्प्लॉय के लिए बना था, लेकिन आज लाखों लाख लोग उससे एम्प्लॉयमेंट पा रहे हैं, लेकिन दुर्भाग्य है कि उसको भी बंद किया जा रहा है। हम एक चीज़ क्या बताएं, तमाम सेक्टर हैं, चाहे उत्तर प्रदेश सरकार के सेक्टर हो, चाहे देश के सेक्टर हो, कहीं कोई वैकेंसी निकल रही है? निकल भी रही तो भ्रामक निकल रही है, और भ्रामक इस दिशा में कि लोग अपना पेट काट करके उस फॉर्म को भरने के लिए उसमें जो ड्राफ्ट लगाए जाते हैं, कोई 5,000 का, 500 का, 2,000 का जो ड्राफ्ट लगते हैं, वो अगर लाखों बच्चे भरते हैं तो उससे करोड़ों की आमदनी सरकार की होती है। फिर पता चलता है वो किन्हीं विशेष कारणों से वो जो है भर्ती जो है स्थगित हो गई, या कुछ कोर्ट में जाकर के ऐसा पेच फंसा देते हैं कि वो फंस जाता है, और आज तक एक भी रोजगार जो है बच्चों को नौकरी सरकारी क्षेत्र में नहीं मिल पाई। ये देश का दुर्भाग्य ही नहीं तो और क्या है। अब जनता इसको देख रही है, सुन रही है, समझ रही है। चूँकि हम वीवीआईपी क्षेत्र में हैं, इसीलिए हम बहुत ज़्यादा अपेक्षा करते थे अपने प्रधानमंत्री से, और वो अपेक्षा पूरा न हो पाने की स्थिति में हम निराश जरूर हैं। क्लाउन टाइम से बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, नमस्कार आप सभी को। क्लाउन टाइम्स ब्रेकिंग न्यूज की खास खबरों को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। क्लाउन टाइम्स की खबरों को अगर आप Facebook पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक जरूर करें।